यूके और रूस के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। यही बात ब्रिटिश खुफिया प्रमुख महीनों से सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं। MI5 के प्रमुख, जो यूनाइटेड किंगडम के भीतर काउंटर इंटेलिजेंस का काम करता है, ने साफ साफ कहा कि रूस ब्रिटिश सड़कों पर अराजकता और विनाश फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस समय के MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर, जो CIA के ब्रिटिश समकक्ष हैं और देश के बाहर जासूसी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने तो और भी ज्यादा साफ साफ बात कही। उनके शब्दों में रूसी खुफिया एजेंसी पागल हो गई थी और ब्रिटिश सशस्त्र बलों के प्रमुख ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि मौजूदा स्थिति उनकी पूरी करियर में अब तक की सबसे खतरनाक है। लेकिन ये वही युद्ध नहीं है जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसमें उतनी सीमाओं को पार करते हुए वो रात के समाचार बुलेटिनों में नहीं आती। ये हमारे बिल्कुल सामने चुपचाप हो रही है और यही वजह है कि ये काम कर रही है। इसी वजह से अप्रैल 2026 में यूनाइटेड किंगडम ने कुछ ऐसा किया जिसे किसी ने नहीं सोचा था कि फिर से होते देखेगा। 2 दशक से ज्यादा फाइलों में बंद रहने के बाद लंदन ने ब्रिटिश सरकार का सबसे गुप्त दस्तावेज बाहर निकाला। एक ऐसा प्लान जिसमें पूरी शीत युद्ध के दौरान पूरे देश को कुछ ही हफ्तों में युद्ध मशीन में बदलने के सटीक निर्देश थे। उसका नाम है सरकार की युद्ध पुस्तिका। और यह तथ्य कि वह अभी इसी समय वापस आ रहा है, यह एक आधिकारिक स्वीकारोक्ति है जिसे लंदन किसी भी कीमत पर छुपाने की कोशिश कर रहा था। शांति का युग समाप्त हो गया है। समझने के लिए आपको उस विचार को जानना होगा जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्रे जोन में युद्ध, यह उस तरह के संघर्ष का तकनीकी नाम है जो खुलेआम नहीं आता। यहाँ टैंकों मिसाइलों की बजाय औद्योगिक तोड़फोड़ होती है। युद्ध घोषित करने की बजाय अब ड्रोन हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। बमबारी की जगह अस्पतालों पर साइबर हमले, आधी रात को जलती फैक्ट्रियां और बिजली ग्रिड में रहस्यमय घटनाएं होती हैं। मकसद है नुकसान पहुंचाना, पर कभी इतनी सीमा ना पार करना कि सचमुच के सैन्य जवाब को जायज ठहराया जा सके। और ये काम करता है। ये इतना अच्छा काम करता है कि रूस ने इसे यूरोप के खिलाफ अपना मुख्य हथियार बना लिया है। और आंकड़े डरावने हैं। जोखिम सलाहकार कंपनी ड्रैगनफ्लाई द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार केवल 2025 में यूरोपीय क्षेत्र में रूसी संलिप्तता के संदेह वाले हाइब्रिड हमलों, अक्टूबर तक ही 2025 में ये हमले पूरे 2024 में हुए कुल हमलों से ज्यादा हो चुके थे। सितंबर 2025 में अब तक की सबसे बुरी घटना घटी। रूसी ड्रोन के झुंड पोलैंड के ऊपर से उड़ गए। उसी अवधि में रूसी सैन्य विमान ने एस्टोनिया, रोमानिया, डेनमार्क और नॉर्वे के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की। ये वो क्षण था जब नेटो और रूस शीत युद्ध के बाद पहली बार सीधे टकराव के सबसे करीब आ गए थे। लेकिन चूंकि इनमें से कोई भी घटना अलग थलग इतना गंभीर नहीं था कि सैन्य प्रतिक्रिया को उचित ठहरा सके, यूरोप ने अंत में सिर्फ विरोध ही किया। अब अगर यही नियम पूरे यूरोप में है तो उस देश में क्या हो रहा है जिसने 2022 से पुतिन का सबसे ज्यादा सार्वजनिक रूप से विरोध किया है? इस नए संघर्ष की सबसे फिल्मी कहानी शुरू होती है एक गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली डाउनिंग स्ट्रीट में, जो ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय है, एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वह गहरे रंग का सूट और साधारण टाई पहनकर अंदर आते हैं और नियंत्रित आवाज में बोलना शुरू करते हैं, जैसे वह कोई बड़ा खुलासा करने वाले हों। मैं रूस के हालिया सैन्य अभियान का विवरण साझा कर रहा हूं और ऐसा करते हुए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि रूस की लगातार गतिविधियों को उजागर कर सकूं जो यूनाइटेड किंगडम में हमें धमकी देती हैं, और ये दिखा सकूं कि हम जवाब देने के लिए लगातार तैयार हैं। हीली के अनुसार 1 महीने से ज्यादा समय तक 3 रूसी पनडुब्बियां यूनाइटेड किंगडम के उत्तर में
उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में चुपचाप सक्रिय थी। उनमें से एक अकुला थी, जो रूस की सबसे बड़ी परमाणु हमला पनडुब्बियों में से है। लेकिन ब्रिटिश खुफिया के अनुसार अकुला सिर्फ एक छलावा था। ऑपरेशन का असली लक्ष्य बाकी दो थे। बाकी दो पनडुब्बियां एक रूसी यूनिट की थीं, जिसे गुड़ी कहा जाता है, यानी गहरे पानी में अनुसंधान के लिए मुख्य निदेशालय। लेकिन नाम तो बस दिखावा है। इन पनडुब्बियों का मुख्य काम है शांति में समुद्र के नीचे की अवसंरचना का नक्शा बनाना और युद्ध में उन्हें नुकसान पहुंचाना, जैसा हीली ने कहा। और जानते हैं कि वे क्या नक्शा बना रहे थे? केबल्स, समुद्र के नीचे बिछी केबल्स। वे फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो समुद्र तल के साथ साथ गुजरती हैं, यूनाइटेड किंगडम को बाकी दुनिया से जोड़ती है और जिनसे हैरानी की बात है पूरी दुनिया की 99% अंतरराष्ट्रीय संचार होती है। आपकी व्हाट्सएप पर बातचीत, आपके बैंकिंग लेन देन, आपकी वीडियो कॉल्स, इंटरनेट का सारा कंटेंट, सब कुछ। अगर ये केबल्स काट दी जाएं, तो यूनाइटेड किंगडम न सिर्फ इंटरनेट से कट जाएगा, बल्कि वह वैश्विक वित्तीय प्रणाली, सैन्य संचार और आधुनिक अर्थव्यवस्था के संचालन से भी कट जाएगा। रूसियों पर नजर रखने के लिए ब्रिटेन का ऑपरेशन बहुत बड़ा था। इसमें गश्ती विमानों की 450 घंटे की उड़ान, एक ब्रिटिश फ्रिगेट और नॉर्वेजियन सहयोगियों द्वारा तय की गई हजारों समुद्री मील की दूरी और 500 ब्रिटिश सैनिक शामिल थे। इनमें दिन रात हफ्तों तक शामिल रहे ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें खुद हीली ने बताया। परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी थी। रूसी पीछे हटे तो मंत्री ने सार्वजनिक संदेश देना जरूरी समझा। सीधे बिना किसी घुमाव के कैमरों की तरफ देखकर उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन से मैं कहता हूं, हम आपको देख रहे हैं। हम आपकी गतिविधि हमारे केबल्स और पाइपलाइनों पर देख रहे हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसी बात 5 साल पहले फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती। आज ये ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक बयान है, लेकिन गुई उझी पनडुब्बियां इस युद्ध के हथियारों में से सिर्फ एक है। दूसरा हथियार हर मायने में उनका उल्टा है। इसकी कीमत अरबों नहीं, न सैन्य प्रशिक्षण चाहिए, न कोई गुप्त तकनीक, और शायद इसी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अक्टूबर 2025 में एक ब्रिटिश जज ने डिलन अर्ल नाम के 21 साल के युवक को 17 साल की जेल की सजा सुनाई। अर्ल कोई जासूस नहीं था, ना ही उसे सैन्य प्रशिक्षण मिला था, ना ही वह रूसी था। वह तो इंग्लैंड के मध्य क्षेत्र का एक छोटा सा ड्रग तस्कर था जो अपनी जिंदगी से नाखुश रहता था। एक मनोचिकित्सक से कही अपनी ही बातों के मुताबिक वह तलाश में था। एक नई शुरुआत। उसे यह नई शुरुआत टेलीग्राम पर एक गुमनाम चैनल के जरिए मिली जिसका नाम था प्रीवेट बॉट। ये चैनल वागनर समूह से जुड़े ऑपरेटिव्स द्वारा नियंत्रित था। वागनर रूस की कुख्यात भाड़े की मिलिशिया है और ये यूरोपियों को यूक्रेन के सहयोगियों के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल होने के लिए बुलाता था। अनुबंध सीधा था। मिशन के लिए भुगतान क्रिप्टो करेंसी में, न चेहरा, न नाम, न हस्ताक्षर। अर्ल ने हामी भर दी। उसे क्रिप्टो में 5000 यूरो मिले और मार्च 2024 में उसने और उसके एक साथी ने पूर्वी लंदन में एक गोदाम में आग लगा दी। वो गोदाम एक यूक्रेनी दंपति का था जो यूक्रेन में सैनिकों को स्टारलिंक टर्मिनल भेजते थे। नुकसान 1 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा था। और यहाँ वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। अर्ल कोई अकेला मामला नहीं था, वह एक पैटर्न का हिस्सा था, एक मॉडल जिसे पश्चिमी खुफिया एजेंसियां तोड़फोड़ की उबर कहती हैं। पेशेवर एजेंटों को वर्षों तक प्रशिक्षित करने के बजाय अब रूस बस गंदा काम आउटसोर्स कर देता है। वह टेलीग्राम से सस्ते अपराधियों को भर्ती कर क्रिप्टो में भुगतान करती है और खुद कभी नहीं दिखती। अगर वह पकड़ा जाए, रूस सब नकार देता है। अगर यह सफल हो जाता है तो कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि आदेश किसने दिया था।
ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2022 से लेकर 2025 के मध्य तक यूरोप में 50 से अधिक तोड़फोड़ की घटनाएं इसी पैटर्न का पालन करती हैं। वार्सो में शॉपिंग सेंटर्स में आगजनी, प्राग में बसों में आग लगना और पूरे महाद्वीप में फैले लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमले हुए थे। सब कुछ टेलीग्राम पर संगठित हुआ, स्थानीय अपराधियों ने अंजाम दिया और डिजिटल मुद्रा में भुगतान हुआ। लेकिन यही से कहानी सच में डरावनी हो जाती है, क्योंकि यह अदृश्य जंग सिर्फ लंदन के पूर्वी हिस्से के अनजान गोदामों तक ही सीमित नहीं है, यह ब्रिटिश सरकार के शीर्ष तक पहुंच रही है। ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित रक्षा अनुसंधान केंद्र रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की संपत्तियां संदिग्ध रूसी संबंधों वाली आगजनी का निशाना बनी हैं। रूसी राजनयिक ब्रिटिश संसद के प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसते पकड़े गए और रूसी संबंध वाले टेलीग्राम चैनलों को लंदन वासियों को मस्जिदों पर हिंसक हमले करने के लिए उकसाते हुए पकड़ा गया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक यह देश के सामाजिक ताने बाने को भीतर से जलाने की कोशिश थी। और जब यूनाइटेड किंगडम ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, ताकत दिखाने की कोशिश की कि अब वो इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा, तो नतीजा अपमानजनक रहा। 26 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक दिखावटी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि उस दिन से ब्रिटिश रॉयल नेवी को तथाकथित घोस्ट फ्लीट के रूसी तेल टैंकरों पर चढ़कर उन्हें जब्त करने की अनुमति दी गई है। वो नेटवर्क जिसमें 1000 से ज्यादा पुराने जहाज शामिल हैं, जिनका कोई निश्चित झंडा नहीं है, जिन्हें रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से बचकर तेल बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। यह एक आक्रामक कदम था, यह एक जवाब था, यह एक संदेश था। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, सचमुच कुछ भी नहीं। अगले कुछ हफ्तों में कई रूसी तेल टैंकर शांति से इंग्लिश चैनल पार कर गए। उनमें से एक को रूसी नौसेना के फ्रिगेट ने एंटी शिप मिसाइलों के साथ एस्कॉर्ट किया। और जानते हैं ब्रिटिश नौसेना उनके साथ क्या भेज पाई? एक साधारण सहायक टैंकर जहाज, बिना हथियार और आक्रामक क्षमता के। डेली टेलीग्राफ के रिपोर्टर को घटना कवर करने के लिए फिल्मांकन हेतु 12 मीटर लंबी मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर लेनी पड़ी, क्योंकि कोई ब्रिटिश सैन्य जहाज नहीं था। ब्रिटिश अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हर्मर ने चेतावनी दी कि यह ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन कर सकता है। यानी यूनाइटेड किंगडम ने सार्वजनिक रूप से अनुमति दी, लेकिन अंदर सब रोक दिया। कोई रूसी जहाज जब्त नहीं हुआ, कोई माल जब्त नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे बुरा यह नहीं था कि ऑपरेशन असफल रहा। सबसे बुरी बात तो प्रतिक्रिया थी। दुनिया हंसने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ब्रिटिश बेड़े को खिलौना कहा। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने खुलेआम महान और शक्तिशाली रॉयल नेवी का मजाक उड़ाया। लंदन में अब ब्रिटिश जनरल्स दबी आवाज में वो स्वीकार कर रहे हैं जिसे वे सालों से छुपा रहे थे। यूनाइटेड किंगडम की सेना आज पिछले 200 वर्षों में अपने सबसे छोटे आकार में है, और ब्रिटिश नौसेना जिसने 3 सदियों तक दुनिया के महासागरों पर राज किया, आज अपने ही चैनल को बंद नहीं कर सकती। और यहीं पर समस्या है। यूनाइटेड किंगडम ने पिछले 30 वर्षों में रक्षा खर्च घटाया है। सैन्य उपकरणों को कबाड़ के रूप में बेचते हुए, ठिकानों को बंद करते हुए, सैनिकों को नौकरी से निकालते हुए। ब्रिटिश अभिजात वर्ग ने लगभग धार्मिक विश्वास के साथ यह मान लिया था कि शांति ही मानवता की अंतिम अवस्था है। यह एक आकलन थी। जैसा कि आप समझ गए होंगे, यह गलत आकलन थी। यहां हम उस युद्ध की किताब पर आते हैं जिसका शुरुआत में जिक्र हुआ था। इसी संदर्भ में पनडुब्बियां केबल्स की जासूसी कर रही थी, अपराधियों की टेलीग्राम से भर्ती हो रही थी, प्रधानमंत्री के घरों में आग लग रही थी, नौसेना का अपमान हो रहा था कि ब्रिटिश सशस्त्र बलों के प्रमुख एयर मार्शल रिचर्ड नाइटन ने आखिरकार घोषणा की। लंदन में एक रक्षा सम्मेलन में अप्रैल 2026 में उन्होंने पुष्टि की, युद्ध की किताब
वापस आ रही है। ये दस्तावेज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था और सोवियत संघ के पतन तक लगातार अपडेट किया गया। इसमें 16 अध्याय है और ये एक जुनूनी सटीकता के साथ बताता है कि पूरे यूनाइटेड किंगडम को शहरों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, संचार प्रणालियों, सब कुछ को कैसे बदला जाए। एक शांतिपूर्ण नागरिक समाज को केवल 28 दिनों में पूरी तरह युद्धरत समाज में कैसे बदला जाए। लेकिन शीत युद्ध काल वाला पुराना संस्करण को केवल 2 खतरों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था, सोवियत आक्रमण और परमाणु युद्ध। वही नया संस्करण जो इस समय लिखा जा रहा है, उसे ऐसे दुश्मन से निपटना है जो उन तरीकों से हमला करता है जिनकी 1989 में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र के नीचे केबल काटे जा रहे हैं, बिजली की ग्रिड हैक की जा रही है, नशेड़ियों को टेलीग्राम के जरिए भर्ती किया जा रहा है, ड्रोन यूरोप के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी आग की तरह फैल रही है। नाइटन ने इस बदलाव को एक वाक्य में समेटा जो सालों तक सुर्खियां बनेगा। ब्रिटेन की रणनीति अब रक्षा नहीं है, अब यह लचीलापन है। और उनके अनुसार लचीलापन का मतलब है पूरी समाज को शामिल करना, सिर्फ सेना को नहीं। कागज पर यह अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक समस्या है, क्योंकि पूरी समाज को शामिल करना संसाधनों की आवश्यकता होती है। और यूनाइटेड किंगडम 30 साल तक रक्षा में कटौती करने के बाद अब शुरू करने के लिए बहुत ही खराब स्थिति में है। आंकड़े बेहद भयावह है। आपको अंदाजा देने के लिए ब्रिटिश सेना में आज 70,000 फुल टाइम सैनिक हैं। ये पिछले 200 वर्षों में सबसे छोटा आकार है। ब्रिटिश नौसेना अपनी जल सीमा की निगरानी भी मुश्किल से कर पाती है और रक्षा बजट जिसे चरणों में बढ़ाया जा रहा है 2035 तक जीडीपी का 3.5% तक पहुंच जाएगा। ये शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा इजाफा है, लेकिन यह रकम असल में 2027 से ही सरकारी खजाने में आना शुरू होगी। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिससे ब्रिटिश जनरल्स सिहर उठते हैं और जिसे लंदन में अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या समय रहते सब हो पाएगा? क्या 3 दशकों में तबाह हो चुकी सेना को दोबारा खड़ा करने के लिए समय मिलेगा, इससे पहले कि दुश्मन असली हमला करने का फैसला करे? यूनाइटेड किंगडम पीछे है और खुद सशस्त्र बलों के प्रमुख के शब्दों में अब यूरोप को तकलीफ होगी। शायद असली बदलाव पनडुब्बियों में नहीं, न ही कानूनों में, बल्कि लोगों के दिमाग में है। हमारी पूरी जिंदगी में हम यही मानकर बड़े हुए कि शांति ही चीजों की प्राकृतिक स्थिति है और युद्ध, खैर, वो अपवाद है। अब ऐसा नहीं है। जनवरी 2026 में परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन के वैज्ञानिकों ने कयामत की घड़ी को आधी रात से 85 सेकंड पहले सेट कर दिया। ये इस घड़ी के इतिहास में अब तक का सबसे नजदीकी समय है जब ये अंत के इतने करीब पहुंची है। ये क्यूबा मिसाइल संकट से भी ज्यादा करीब है। ये पहले इतनी करीब नहीं थी और जो यूनाइटेड किंगडम अभी कर रहा है वह किसी चिंतित यूरोपीय द्वीप की अलग थलग प्रतिक्रिया नहीं है। ये पूरे सभ्यता के लिए एक संकेत है कि शांति का आरामदायक युग समाप्त हो गया है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन यूनाइटेड किंगडम आखिरकार जाग गया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि यह अदृश्य युद्ध आने वाले वर्षों में यूनाइटेड किंगडम और रूस के बीच खुला युद्ध बन जाएगा, या ये सब कुछ वैसे ही ग्रे जोन में चलता रहेगा जैसा हम अभी देख रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप दुनिया के पर्दे के पीछे सचमुच क्या हो रहा है ये समझते रहना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।